जिसके खेत में मिला तेल का खजाना, उसने बताया ऐसा सच सुनकर दंग रह जाएंगे आप। पहली बार कैमरे पर आई इतनी बड़ी सच्चाई, किसने देखा था सबसे पहले तेल, क्या कुछ हुआ था, अब आगे क्या कुछ होने वाला है। जिस किसान के खेत में निकला है काला सोना, उसने खोल दिया सबसे बड़ा राज। यूपी के बलिया में जिस किसान के खेत में इतना बड़ा तेल का खजाना मिला है, उसने बहुत बड़ा राज दुनिया के सामने खोल दिया। तेल मिलने की असली सच्चाई क्या है, पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जिस जगह पर तेल के खजाने के मिलने की उम्मीद है, वहीं पर नाव उत्तर प्रदेश की टीम पहुंची और बलिया के महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परपोते से बातचीत कर हर एक बात को समझने की कोशिश की। नाव उत्तर प्रदेश की टीम सागर पाली के अब उस गांव में आ पहुंची है जहां पर ओएनजीसी आई थी और जिस परिवार की जमीन को लीज पर लिया गया था, यानी कि चित्तू पांडे के परिवार के सदस्य हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाव उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले ये बताइए कैसे आभास हुआ, कैसे पता चला और कब ओएनजीसी आप तक पहुंची, और अपना परिचय भी बताएं। जी, मेरा नाम हरीश कुमार पांडे है। मैं स्वर्गीय शेर बलिया श्री चित्तू पांडे जी का परपौत्र हूँ। और रहा सवाल ओएनजीसी टीम के आने का, तो ये लोग 2 साल पहले से ही यहाँ पे छोटे छोटे होल करके, मतलब नीचे ब्लास्ट करके, मतलब अपना सर्वे, मतलब सैंपल इकट्ठा करने का काम करते थे। पूरे इस जिले में तमाम जगह पे हुआ है। साल भर पहले हुआ, उसके फिर साल भर पहले ये लोग किए थे। तो उस डाटा को मतलब कलेक्शन करके उसके आधार पे ये ओएनजीसी की टीम आई सन 2023 में। और ये मालदेपुर से लेकर के सब सर्वे करते करते हमारे पास आए लोग, तो हमसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद से जमीन पे मतलब बातचीत हुई कि मतलब यहाँ पे इन लोगों को तेल होने का अंदेशा मिला है। तो उसके अनुसार ये लोग अपना जमीन मतलब लीज पे ढूंढ रहे थे कि जिससे खुदाई करके मतलब उस तक पहुंचा जाए। तो लगभग कितने एकड़ की जमीन यहाँ को 8 एकड़ की जरूरत थी। हाँ। और यह जमीन हमारे पास इधर आकर के मतलब हमारे और हमारे सह पट्टीदारों के द्वारा ये चीज उपलब्ध कराया गया। और उपलब्ध कराने के बाद सन 2023 में हम लोग से एग्रीमेंट हुआ लिखित। 3 साल के लिए लोग लीज पे लिए हैं, 8 एकड़ जमीन लीज पे लिए हैं। और उसके बाद से ये लोग अपना कार्यक्रम ये लोग चालू किए हैं। अब एक साल निकल गया अभी तक, अभी दूसरे साल में एंट्री है, लेकिन अब ड्रिलिंग का काम चालू हो गया है। ड्रिलिंग का काम चालू है, हम देख रहे हैं, स्पॉट पे भी मैं गया, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, दिन रात काम चल रहा है। अगर लीज पर दिया गया है तो कितना पेमेंट आपको किया जा रहा है ओएनजीसी की तरफ से सालाना अगर बात की? हम लोगों से जो लीज एग्रीमेंट है वो 1.25 लाख रुपए प्रति एकड़ है, प्रति ईयरली। 1 साल में 1.25 लाख रुपए 1 एकड़ का हम लोग को मिलेगा, दे भी रहे हैं। ये जमीन कब ली गई थी आप लोगों की तरफ से, और आप लोगों को कभी इस बात का अंदेशा या कुछ ऐसा पता चला जब सरकारी नुमाइंदे आपके पास आए? तो आप लोगों के घर में भी बातचीत हुई होगी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हड़प ली जाए जमीन या कुछ और हो सकता है? ना, तो इसके बारे में मतलब जैसे ओएनजीसी की टीम जब आई तो इन्होंने मतलब लीज पे लेने की बात कही। तो ये बात आपकी सत्य है कि इससे हम लोग भी थोड़ा मतलब भयभीत हुए कि भाई जमीन जो हम लोग की कृषि उपज दे रही है, यही हम लोग की मुख्य मतलब जीविका का स्रोत भी है। हम लोग सारा मतलब हम लोग का परिवार जो है, अगल बगल के जो भी हमारे खेतीहर मतलब कृषक बंधु हैं, वो सभी लोग हम लोग कृषि पे ही डिपेंड हैं। खेती पर हाँ, हम लोग खेती पे ही आधारित हैं। तो हम लोग की खेती जब चली जाएगी तो भाई सबके अंदर डर था कि हमारे आजीविका का साधन चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हमारे डर को देखते हुए ओएनजीसी के जो अधिकारी थे, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जमीन लीज पे ही रहेगी और लीज आप लोगों की बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे लीज बढ़ जाएगी, और लीज के साथ से इसका वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगा, और उस वैल्यूएशन के हिसाब से आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। ये चीज ओएनजीसी के अधिकारी ने कहा, तब जाकर के मतलब सारे लोग तैयार हुए। उसके बाद से लिखित एग्रीमेंट हुआ कि मतलब जमीन हम लोग को मतलब हमेशा लीज ही पे देनी है। वो लोग हमसे लीज पे ही मतलब बात किए हैं, लेने की कोई बातचीत नहीं है। आप जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं वो बलिया का एक महान परिवार है, बलिया का शेर कहा जाता है चित्तू पांडे जी को। तो अगर आप उनके विषय में संदर्भ में कुछ बताना चाहें कि बलिया की भूमि के लिए, देश की भूमि के लिए उनका क्या योगदान रहा है, और बलिया के लोग उन्हें बलिया का शेर आखिर क्यों कहते हैं? देखिए, चित्तू बुआ की जहाँ तक बात है तो ये तो हम लोग पैदाइश से बहुत पहले की घटना है जी।
लेकिन हम लोग मतलब पूर्वज वगैरह से मतलब जो भी जानकारी हम लोग के पास संकलित है उसके आधार पे मतलब ये है कि सन 42 में ही बलिया मतलब उग्र हो गया आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ तो उस वक्त उग्रता इतनी बढ़ गई कि यहाँ के उस वक्त कलेक्टर थे जे निगम, उनसे यहाँ की व्यवस्थाएं अब संभालने के बस की बाहर की हो गई। तब जाकर के जेल में जो भी नेताएं बंद थे, क्रांतिकारी जो नेता थे, तो उस जेल का फाटक खोला गया। उसमें हमारे बाबा चित्तू पांडे जी को मतलब आगे बना करके जे निगम ने अपना कलेक्टर का पूरा चार्ज उनको दिया। 14 दिन तक ये कलेक्टर रहे पूरे आज़ाद बलिया भारत के, और 14 दिन में एक भी चोरी की घटना नहीं हुई। एक चोरी की मात्र घटना हुई तो पंचायत के द्वारा ही वह जो लिया था व्यक्ति उसने शहर स्वीकार करते हुए पूरा वो रिटर्न कर दिया। मतलब 14 दिन राम राज्य रहा इनके कार्यकाल में। यह देख करके मतलब सारी जनता बहुत प्रसन्न थी। लेकिन 14 दिन बाद फिर पुनः अंग्रेजी आतताइयों ने अपना यहाँ पे फिर कब्जा कर लिया। और रहा सवाल शेरे बलिया की उपाधि का, तो यह उपाधि महान सेनानी और परम पूज्य पंडित नेहरू जी और आदरणीय सुभाष जी के द्वारा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ गए थे, तो और तमाम जो लोग थे यहाँ पर वो सब भी लोग भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ गए होंगे। लेकिन आखिर चित्तू पांडे ही क्यों मुख्य रूप से बलिया का शेर कहलाए, ये सवाल अभी भी बना। देखिए, ये तो मान लीजिए कि भाई अब आज के जो राजनीति का परिवेश है कि एक दूसरे की टांग खींचने में ही लोग अपना मतलब वो समझते हैं कि भाई हम आगे हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा पद। लेकिन उस वक्त का माहौल दूसरा था। उस वक्त सब कोई आज़ादी का दीवाना था और सबके अंदर अपना अपना एक भाव होता था कि नहीं भाई पांडे जी अपना मतलब व्यवहार कुशलता में, चाहे जो किसी से एक नेता का स्वाभाविक गुण होता है, उस गुण के आधार पे इनको अपना घोषित कर दिया गया होगा। अब उस वक्त का मतलब पूरा हम लोग चूंकि साथ रहता है तो आदमी बताता है, हम लोग तो सुनने के आधार पे ही बताते हैं। तो आप कौन सी पीढ़ी हैं? हम अब इस तरह से देखा है तो हम चौथी पीढ़ी में आएंगे। अच्छा। जी। और शेरे बलिया के बाद तो चित्तू पांडे जी को अपना नेहरू जी ने दिया था और सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने अपना दिया था कि बलिया का शेर चित्तू पांडे। अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी जमीनें आपके मकान के आसपास खाली हैं, तो ये सब आप ही की जमीन है? हाँ, कुछ हमारी हैं, कुछ हमारे पटीदारों की हैं। और रहा सवाल झाड़ जंजाल, तो ये सब सरकार की उदासीनता का परिणाम है। अभी आज तक सरकार हम लोगों को कोई ध्यान दी नहीं। लेकिन अगर ये जो 7 से 8 एकड़ की जमीन लीज पर ली गई है, ये तो 8 एकड़ हो गई, इसके अलावा और जमीन पर भी क्या उन्होंने कहा है कि आगे हम लीज पर ले सकते हैं? ये चीज तो जैसे मतलब ओएनजीसी के जो मतलब यहाँ पे जो भी अधिकारी मतलब आते जाते रहते हैं, तो संयोग से हम लोग से अगर मुलाकात हो जाती है तो बातचीत होती है, तो बताते हैं कि ये सब तेल की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। तेल अगर ज्यादा मात्रा में होगा, जैसे कुछ पेपर वाले भाई बंधु आपके पत्रकार की तरह मतलब लोग अपना अब जैसे भी अपना वो लोग अपना किए हो कि 300 किलोमीटर के एरिया तक तेल है, तो अगर उतना तक अगर मिल गया, भगवान की दया से हम लोग तो चाहेंगे कि मिल जाए कि भारत हमारा आत्मनिर्भर बने जी। तो लेकिन अगर उतना मिल जाता है, अगर रिफाइनरी का अगर प्रोजेक्ट आता है, तब उस वक्त के लिए तो भाई सोचने वाली विषय की बात होगी कि रिफाइनरी तो छोटी जगह में बनेगी नहीं। लेकिन अब अधिकारी बताते हैं कि अगर छोटा अगर मात्रा में अगर तेल होगा तो फिर मतलब जमीन लीज पे ही रह जाएगी और थोड़े से में ही काम चल जाएगा। और अगर बड़ा भंडार मिलता है, यहाँ पर बड़ा भंडार मिलता है और अगर रिफाइनरी की व्यवस्था बनानी पड़ती है, उस वक्त की बात उस वक्त देखी जाएगी। अच्छा, अभी उसके बारे में सरकार की तरफ से, ओएनजीसी की तरफ से कुछ नहीं, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहा। हम लोग को यही है शुरू से मतलब बातचीत है कि भाई आप लोगों का लीज बढ़ जाएगा, लीज के हिसाब से आपका रेंट बढ़ जाएगा, जमीन की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो रेंट आपका बढ़ जाएगा। ये हुआ है। इस जमीन के कागजात की बात की जाए तो ये कब से आप लोगों के नाम पर है, और इसके पहले अगर आपको पता हो कि किसके कौन इसका ओनर था, तो इसके बारे में कोई जानकारी, कब ये जमीन आप लोगों की हुई, किस सन की बात है? ये तो चित्तू बस थे तभी की बात है ये। हाँ, उन्हीं के समय की बात है ये, यानी 1940 और उससे पहले से ही है। उसके पहले से उसके पहले से ही हम लोग के पास है। तो आसपास के लोग जो हैं, गांव के लोग, वो भी आपसे आके पूछते होंगे क्या हो रहा है इस जमीन पर, क्या? बिल्कुल सब कोई जानता है इधर। क्योंकि ओएनजीसी के अधिकारी जो आए थे तो भाई हम लोगों की तरफ से बेरोजगारी दर भी बहुत है हम लोग के यहाँ। तो हम ओएनजीसी के अधिकारी से आए तो हम पहली बार हम कहे उनसे कि भाई देखिए यहाँ बेरोजगारी की मात्रा इतनी अधिक है,
इसीलिए हम लोगों ने भी सहर्ष रूप से देना भी स्वीकार किया है कि चलिए भाई, अगर फैक्ट्री उद्योग धंधा अगर कोई लगता है तो कुछ रोजगार मिलेगा, तो हम लोग की बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। कृषि मान लीजिए कि ठीक है, हम लोग का आजीविका का साधन है, इस प्रमुख रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि सबकी मिला करके थोड़ी थोड़ी जमीन मिल करके इतना बड़ा अगर प्लांट अगर बैठ रहा है, तो हम लोग की आजीविका का साधन भी हो जाएगा, एक रोजगारी भी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, और साथ साथ अगल बगल के तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। और यह मैंने इनके अधिकारी से भी कहा कि भाई यहाँ पे अगर काम अगर फैक्ट्री वगैरह अगर लगती है तो अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है कि हाँ, यहाँ की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आपके घर की बात की जाए तो यहाँ पर परिवार में और कौन कौन है अभी? घर में हमारे भाई हैं, चचा हैं, माताजी हैं, पूरा परिवार है। तो साफ तौर पर आपने सुना यहाँ पर हरीश पांडे जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ओएनजीसी का जो प्रोजेक्ट है अगर सफल होता है तो गांव का ही नहीं बल्कि देश का, प्रदेश का विकास होगा, और उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।